नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इस पर प्रकाश डालेगा कि भारतीय अवाम ताकत दल आज लगभग 1.5 साल से ऊपर ये भारतीयता का माहौल लाने के लिए, भारतीय एकता लाने के लिए, भारतीय भाईचारा लाने के लिए, भारतीय सद्भाव लाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और भारतीय एकता और उसी पर आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती सब कुछ इसका जज्बा अपने भारतीय भाई बहनों के जहन में, उनके दिलो दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ उसको ये भी एहसास हो रहा है कि इस बात की भी आवश्यकता है कि देश के दुश्मनों की पहचान जो है हर एक देशवासी को कराई जाए। हो क्या रहा है कि जाने में, अनजाने में या कुछ निस्वार्थ के चलते हम भारतीय भाई बहन, हमारे देश का शत्रु कौन है, अभिशाप कौन है, इसको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो रही है। कांग्रेस के विषय में बताया गया था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने किसी अंग्रेज एवं ह्यूम के द्वारा 1885 में किस मकसद के लिए करवाया था। वो मकसद था कि ऐसी संस्था जो रहे उसमें रहें तो भारतीय, लेकिन कुल मिलाकर के वह अंग्रेजी हुकूमत की मुखबिर बनी रहे और उसकी दलाली करती रहे। इसी के लिए एवं ह्यूम ने 1885 में जो संस्था बनाई उसका नाम था कांग्रेस। और मुखौटा क्या पहने कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत कुछ इस पर प्रकाश डालने को है और बहुत वक्त चाहिए, बल्कि वो वक्त भारतीय अवाम ताकत दल जब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, विस्तार से और विधिवत बताएगा। लेकिन मोटा मोटी के तौर पर जो कट्टरवादियों का जो हमारे समाज में जो वर्चस्व है, हालांकि मुट्ठी भर है कट्टरवादी, ये पांथिक कट्टरवादी हैं। हिंदू सनातन में भी पांथिक कट्टरवादी हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी पांथिक कट्टरवादी हैं। सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी समाज में पांथिक कट्टरवादी हैं।
तो ये जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी पांथिक कट्टरवादी हैं, और बाकी दो आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी हैं, इनकी संख्या तो बड़ी मुट्ठी भर में है, लेकिन पूरे समाज में ये हावी होना चाहते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते रहते हैं, और विशेषता ये है कि ये सभी के सब जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस के द्वारा पाले जाते हैं, और देश के खिलाफ हमेशा ये इस्तेमाल किए जाते हैं जीएनपीसी के द्वारा। तो एक तो ये समस्या, और ये जो है, ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये दिमागी जहर भरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो ये सिखाते हैं कि देश की समस्याओं की जड़ में इस देश के मुसलमान हैं। तमाम तरह की कहानियां, और आज भी आप यूट्यूब पर देखेंगे कि यूट्यूब पर एक गैंग खड़ा हुआ है। उस गैंग का इशारा भी भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है, और तमाम तरह की गंदगी जो है वो फैला रहा है यूट्यूब पर। और इसी तरह की देश की समस्याओं की जड़ जो है वो उसमें मुसलमान है। ऐसी मानसिकता में ये भारतीय जनता दल ये कोशिश करता है कि नहीं भाई, देश का असल दुश्मन ये गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, और वो शुरू होता है सबसे बड़े गद्दार नेहरू से। गांधी भी बहुत बड़ा गद्दार था, लेकिन ये जो और नेहरू को सत्ता दिलाने वाला, सत्ता पर बिठाने वाला 1947 में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ही था। लेकिन वो जो नेहरू था, ये पूरे देश को जानना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उसका बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था ये नेहरू। और उसने इस देश का बहुत नुकसान किया, और भारत के साथ बहुत गद्दारियां की। उसके कुछ नमूने एपिसोड में बताए गए हैं। अब उसके विषय में जब ये भारतीय जनता दल बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें यही मानसिकता जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व ये भरे हुए हैं कि इस देश की समस्या की जड़ में मुसलमान हैं और नेहरू परिवार नहीं है। अच्छा, इसी के साथ भारतीय जनता दल यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि इसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो ये फैलाए हुए हैं कि इस देश की समस्या की जड़ में आरएसएस, बीजेपी है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, या गांधी नेहरू परिवार, या उसकी चांडाल चौकड़ी काकस, या वामदल नहीं है। जरा इन दोनों मानसिकताओं को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले अमूमन, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अमूमन ये मानसिकता, ये जहर भरा गया है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में ये गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जो जीएनपीसी है, या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वो नहीं है, वामदल भी नहीं है, बल्कि मुसलमान हैं। ये जहर भरने की कोशिश की गई है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में यह उनके दिल दिमाग में यह जहर भरा गया है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में ये गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, यानी ये कांग्रेस नहीं है, वामदल भी नहीं है,
सिर्फ आरएसएस और बीजेपी है। तो ये दोनों जो दृष्टिकोण, नजरिया जो जो इन लोगों के दिमाग में बिठाया गया है। एक तीसरा जो षड्यंत्र जो जेएनपीसी और वामदल मिलकर किया है, जो इन सबों ने इतिहास लिखवाया, खास करके आजादी की संघर्ष का इतिहास जो इन दोनों ने मिलकर इतिहास लिखवाया, और जो पाठ्य पुस्तकों में के जरिए बच्चों के दिलो दिमाग में ठूसा गया, उसमें यही है कि गांधी नेहरू परिवार के सारे गद्दारी के पापों को छिपाने की कोशिश, और उसका इल्जाम कभी इधर उधर, जैसे देश का बंटवारा सिर्फ ये इन दोनों गद्दारों की करतूत है, मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू। लेकिन इन सबों ने जो इतिहास लिखवाया कुछ उल्टा। इनको जिन्होंने देश बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या हुई जिससे, और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, उसको इन सबों ने राष्ट्रपिता बना दिया। जो 25 से 30 लाख लोगों की हत्या का कारण जो बना, और ये गांधी बोला था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। जिसने इस मुल्क के साथ वो विश्वासघात किया कि ये बुढ़ा कुछ भी हो जाएगा, ये मर जाएगा, आमरण अनशन करेगा, धरने पर बैठ जाएगा, देश को बांटने नहीं देगा। लेकिन देश को बांटने में ही जो उसने साजिश की और देश के साथ विश्वासघात किया, वो सत्य अहिंसा का पुजारी हो गया। तो इन सबों ने इतिहास के द्वारा और बिके हुए बौद्धिक वर्गों के द्वारा वो सत्य अहिंसा का पुजारी बनाया गया, राष्ट्रपिता बनाया गया। तो चारों ओर से जो इस तरह से जो ब्रेन वॉशिंग की गई, इंडक्ट्रिनेशन किया गया, गलत विचार भरे गए और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरे गए, उसी का नतीजा यह है कि आज भारतीय जनता दल जो प्रयास कर रहा है कि देश का असल दुश्मन जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चालना चौकड़ी है, गांधी नेहरू परिवार चालना चौकड़ी काकस है, उसको समझने मानने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बाहर घटना होती है, टर्की में कोई घटना होती है, फ्रांस में कोई घटना होती है, तो खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, लगते हैं इसी देश को कमजोर पाए हैं, कमजोर समझते हैं, आंदोलन और तोड़फोड़ वो शुरू कर देते हैं। तो याद रहे कि जिसमें देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे भगत सिंह, अशफाकुल्ला जैसे अमर शहीद, तो टर्की की कुछ घटना को लेकर के भारत में कट्टरवादी तत्व जो है एक खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। वो कट्टरवादियों का था। वो खिलाफत आंदोलन टर्की की बात को लेकर भारत के अंदर वो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस खिलाफत आंदोलन, कौन खिलाफत आंदोलन, जो टर्की की समस्या को लेकर के, टर्की की बात को लेकर के भारत में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का वो आंदोलन का नाम दे दिया और उसको कह दिया कि यह असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। तो इतना बड़ा गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। और भी इसकी गद्दारियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजों की सेना में इसी ने भारतीयों को भर्ती करवाया। जब 1947 में
सत्ता का हस्तांतरण की बात थी। पटेल को पूरी पूरी कांग्रेस समर्थन कर रही थी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ये पटेल को दाब करके, और खुद ये बोला है, जो 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 यूट्यूब पर आप जाइए, बीबीसी का ने स्पष्ट किया है कि गांधी खुद बोला था कि हमने इसलिए बिठाया कि ये नेहरू जो है दूसरा अंग्रेज है। और बाद में वो बताया कि इसको मैंने वो अच्छी इंग्लिश बोलने आती है, और मैंने अमेरिका के लोग भी पसंद करते हैं, और यूरोप के देश पसंद करते हैं। ये तो एक आवरण है वो कहने का, तर्क बनाने का, लेकिन असलियत ये है कि ये जो नेहरू था, गद्दार नेहरू, इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप, यह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था ये। और यही हकीकत पूरे देशवासियों को जानने की जरूरत है। अब जरा सुनिए कि कौन सी मानसिकता, जब ये भारतीय वाम ताकत दल इस हकीकत को सामने ला रहा है, तो कौन सी मानसिकता बाधा बन रही है उस गद्दार नेहरू को गद्दार के रूप में समझने में। उसका एक नमूना जरा आप लोग देखिए। एक प्रकरण था, तो पांडे जी थे, तो पांडे जी से बात हो रही थी, तो होते होते तो पांडे जी के मुंह से ये निकला कि सिंह साहब, वो अंग्रेज आए अच्छा ही रहा, कम से कम ये मुगलों का नाश करने के लिए वो अंग्रेजों का आना जरूरी था। मैंने कहा पांडे जी, जिन अंग्रेजों को आप अच्छा कर रहे हैं, उन अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने एक जंग लड़ी थी, उसका नाम था आज़ादी की जंग या आज़ादी की लड़ाई। और एक मंगल पांडे थे जो उसी आज़ादी की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। अब जरा स्पष्ट, पांडे जी जरा आप ये स्पष्ट करें कि यह देश मंगल पांडे की जज्बों का सम्मान करे कि आप जैसे पांडे लोगों की बातों पर भरोसा करे। इसको स्पष्ट करिए। मैंने सवाल उनसे यह किया कि पांडे जी जरा आप यह देश के लिए आप स्पष्ट करिए कि हमारा यह देश मंगल पांडे जैसे अमर शहीदों के जज्बों का सम्मान करे, या आप जैसे पांडे लोगों की बातों पर भरोसा करे कि अंग्रेज आए तो ठीक ही था, इसे वो मुगलों का विनाश हुआ। फिर उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसी से अंदाज करिए कि किस तरह की मानसिकता जो है हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भरा गया है। तो ये इसकी वजह है। अब हम थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार इस जीएनपीसी के पापों को क्यों छिपा रही है, यह क्यों साजिश कर रही है कि ये जीएनपीसी का वो नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहाँ तक कि राहुल, जो कि सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के, गद्दार के रूप में बेनकाब न हो। इसकी वजहों के लिए कुछ नमूने आप सभी के सामने पेश किए जा रहे हैं। ये बीजेपी क्या है? 1980 में ये जनसंघ से परिवर्तित होकर के बीजेपी बनी। इसके पहले जनसंघ थी। और जनसंघ के संस्थापक कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है?
नेहरू मंत्रिमंडल के एक सदस्य। तो इस बीजेपी का जो उद्गम स्थान है, जो इनकी गंगोत्री है, वही गांधी नेहरू परिवार चांदिया चौकड़ी काकस है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दिखावे के लिए या सत्ता हथियाने के लिए थोड़ा राजनीतिक विरोध के रूप में रखते कि भाई ये विरोधी पक्ष है। लेकिन नेहरू गद्दार है कि क्या गद्दारी किया है, इंदिरा ने क्या गद्दारी किया है, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या गद्दारी किया है, ये बिल्कुल जो है साजिश के तहत ऐसा होने नहीं देते हैं बीजेपी वाले। और यही वजह है, जरा जरा आप सभी लोग गौर से जरा सुनिएगा कि 60 के दशक में इनके इसी जनसंघ के कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनके विचार भी बहुत महान थे। उसके विषय में भी शायद यूट्यूब के माध्यम से बताया गया था। और उनके नाम पर ये बीजेपी की सरकार जो है तमाम योजनाएं चलाती है। दीनदयाल वो जो है ये योजना वो योजना, और खासकर अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना का जो अवधारणा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की परिणत है। तो जब वो लोकप्रिय हो रहे थे 60 के दशक में, तो इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो खतरा मान रही थी, और इस इंदिरा गांधी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी और शातिराना ढंग से इनको मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई। उस जनसंघ पर इतना इस नेहरू परिवार या इंदिरा का दबाव था कि जनसंघ के इतने कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इतनी अपमान के साथ जो उनकी मृत्यु हुई और उनके शव को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में जो फेंका गया, उसकी जांच तो हो, पूरे जनसंघ की घिघी बंद हो गई। किसी ने इसकी मांग नहीं की कि हमारे इस कद्दावर नेता की मृत्यु की जांच होनी चाहिए। और इस विषय में एक बात और जोड़ना भारतीय जनता पार्टी दल जरूर समझता है, ये जो जीएनपीसी के कुछ चाटुकार पत्रकार हैं, उसी प्रकरण को ढकने के लिए तरह तरह से पेश आ रहे हैं। उसमें से एक लल्लन टाप चलाता है सौरभ द्विवेदी। हालांकि इन पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी दल मुंह लगाना नहीं चाहता है। ये पत्रकार इस देश के जितनी दुश्मन ये जीएनपीसी वामदल है, उतने ही दुश्मन ये पत्रकारों का गिरोह है, जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है और सौरभ द्विवेदी पर आकर के समाप्त होता है। तो ये भी इस तरह से घुमा घुमा करके वो जीएनपीसी या इंदिरा के पापों को ढकने की कोशिश करता है, ये लल्लन टाप वाला सौरभ द्विवेदी। तो ये जनसंघ वाले, मैंने चून तक नहीं बोले, उनकी घिघी बंद हो गई कि अपने इतने कद्दावर नेता की इतने अपमानजनक ढंग से, इतनी साजिश के साथ उनको मारा गया और उनके शव को इतने अपमानजनक ढंग से रेलवे स्टेशन के यार्ड में, मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंका गया। उसकी जांच की मांग जनसंघ का कोई भी नेता नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं, कुछ ही वर्षों बाद उसी जनसंघ का ये अटल बिहारी वाजपेयी उसी इंदिरा को जिसने मरवाया और जो है और उनके मृत्यु की जांच न होने देने के लिए उसी जनसंघ पर जो दबाव डाला था जिस इंदिरा ने, उसी इंदिरा को ये अटल बिहारी दुर्गा बोला गया। जरा देखिए किस प्रकार ये बीजेपी जनसंघ जो है इस गद्दार माने गांधी नेहरू परिवार चांदिया चौकड़ी काकस की रक्षा कर रही है।
ये अटल बिहारी 6 साल तक वो प्रधानमंत्री रहा, 1998 से लेकर 2004 तक। बोफोर्स की जो लूट, जिसका किंग पिंग कौन था, ये लूटने वाला डकैत कौन था? राजीव गांधी, जेएनपीसी का। और मास्टरमाइंड कौन था? कोत्रोची, इटालियन। जब तक ये वाजपेयी इस देश का प्रधानमंत्री था, कोत्रोची जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी देश, खासकर अर्जेंटीना वगैरह में था। वहां पर वो बहुत आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन ये वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में उस कोत्रोची को पकड़ने नहीं दिया ताकि ये राजीव गांधी जो डकैत है इस देश का, बोफोर्स वाला, वो बेनकाब ना हो। इस तरह से वाजपेयी ने उसको बचाया। वाजपेयी ने यही नहीं, ये जो राहुल, वो बोस्टन शहर अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग की स्मगलिंग में पकड़ा गया था। उसको अपने प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए ये बचाया इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इस समय ये मोदी जी हर पाप को सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के हर पाप को ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और देश इनके उत्पाद को झेल रहा है। सीए पर देश ने देखा होगा किस तरह से इस सोनिया गांधी ने सरेआम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सीधे उसने भड़काया और क्या क्या अफवाहें नहीं फैलाई इस जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी ने। क्या बोला था इसने, सोनिया ने रामलीला मैदान से, कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में बैठने वाले कैर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से इशारा था कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, तोड़फोड़ करो। सीधा आह्वान था इस सोनिया के द्वारा। लेकिन मोदी जी ने इस सोनिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। और ऐसा ही कुछ उकसावा और भड़काऊ हरकत राहुल ने भी किया है, प्रियंका ने भी किया। लेकिन मोदी जी ने इन तीनों को गोद में बिठाकर इनकी रक्षा की। और इसी जेएनपीसी का जो एक अवतार है दूसरा, जो कि केजरीवाल है, उसने अपने 2 किरदार अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन के द्वारा हिंसा फैलवाया। ये मोदी जी सोनिया, राहुल, प्रियंका, केजरीवाल को अपनी गोद में बिठा करके उसको बचाते रहे। और और अपने प्रधानमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में, अपने कर्तव्य के, अपने फर्ज की, इस देश के प्रति फर्ज के रूप में उन्होंने सिर्फ अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन पर केंद्रित करके अपने कर्तव्य की इतश्री कर दी। यहीं तक उनकी ड्यूटी है। तो कितने बड़े गद्दार हैं ये मोदी इस देश के। सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को बचाने के लिए, उसके पापों को बचाने के लिए, और सिर्फ इस साजिश को अंजाम देने के लिए कि यह गांधी नेहरू परिवार इस देश के गद्दार के रूप में बेनकाब न हो। और यही नहीं, इस जेएनपीसी के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं।
भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि 3000 क्लस्टर दिल्ली में जो बसें चल रही हैं उसी सोनिया गांधी की चल रही हैं। सब जो है केजरीवाल की देखरेख में और मोदी जी के संज्ञान में चल रहा है। तो कई इसके बिजनेस, कई व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं जिससे काफी कमाई होती है अरबों खरबों की। विदेशों में भी कंपनियां हैं। विदेशों में अभी ये सब बात क्या उठाते हैं कि ये दोहरी नागरिकता है। ये टीवी चैनल वाले उठाते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता यहाँ है वहाँ है। ये चैनल वाले जो है, चूंकि ये जेएनपीसी के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। ये जी न्यूज कहता है कि नहीं, हम बहुत देशभक्त हैं। ये सबसे बड़ा गद्दार है। भारतीय जनता दल बिल्कुल सरेआम कर सबसे बड़ा गद्दार है। ये बड़ी सफाई से गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी की ये रक्षा करता है। बराबर वो कभी बताएगा कि भाई गांधी नेहरू परिवार जो है वो फिरोज गांधी को भूल गया। अरे भाई, फिरोज गांधी को भूल गया, नहीं भूल गया, इस बात का कोई महत्व है? महत्व है कि क्या क्या गद्दारियां की इस मुल्क की यदि अहमियत है तो मुल्क इस देश के ही संबंध में इस देश को किसने खतरे में डाला, इसके साथ गद्दारी कौन की, कौन दुश्मनी की है, इसकी बात वो करनी चाहिए। लेकिन बार बार वो नेहरू परिवार जो है वो फिरोज गांधी की स्पेलिंग बताएगा। ये जो सुधीर चौधरी है जो वो चलाता है डेली न्यूज एनालिसिस, तो वो गांधी से फिरोज गांधी सब बन गए और जो है ये सब पूरे एक गांधी की फौज खड़ी हो गई और जो है वो जो मोहनदास करमचंद गांधी वो नकली हो गया। इसी तरह की बातें करेगा। लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए, देश के लिए कितने खतरनाक हैं इनकी गतिविधियां, इनके कारनामे, इस देश के कितने खिलाफ हैं, इसकी बात नहीं करेगा वो। अधिक से अधिक बस विरोध पक्ष वो विरोध करते हैं, नासमझ हैं और हर बात का विरोध करते हैं, बस इतने भर। ये इतनी बड़ी साजिश जो है ये जी न्यूज जैसे लोग करते हैं। और जो एनडीटीवी और आज तक और जो वो न्यूज़ 24 वालों का तो कहना ही क्या, वो तो जेएनपीसी के पक्ष में ही उस गद्दार जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के पक्ष में माहौल बनाते हैं सब। तो पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जो है यह देश का शत्रु है, दुश्मन है। ये देश को जानना चाहिए। ये सब के सब ये जो बनाया गया है 60-70 सालों तक, मैंने पूरा जो माहौल बनाया गया है वह इस देश के खिलाफ ही वो बनाया गया है। ये जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया आप शुरू करिए। द हिंदू, अब द हिंदू अखबार, कितने लोगों से हमने पूछा, हमारे पार्टी के लोगों ने पूछा कि भाई द हिंदू अखबार के विषय में आप लोगों की क्या राय है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से काफी लोगों ने कहा कि अरे साहब, जिसका नाम ही हिंदू है तो उसके विषय में क्या कहना, वो हमारे लिए हाली काऊ है, पवित्र गाय है। बताइए। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी कम्युनिस्टों का पेपर है। कम्युनिस्ट जो है वो कितने खतरनाक है। कम्युनिस्टों की मानसिकता जरा समझिए, वो कितने शातिर होते हैं और कितने घोर देश विरोधी होते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे शेर जो शिकार करता है जानवरों का, तो क्या करता है कि वो कहीं और वो खरोच नहीं मारता है, सीधे गर्दन पकड़ता है। तो इस मुल्क की गर्दन को दबा करके ये मुल्क को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? बौद्धिक वर्ग तैयार करेंगे। क्या करेंगे? इतिहास लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? एक जेएनयू वो बनवा दिया है, जेएनयू कम्युनिस्ट माइंडेड, उसमें से वो निकलेंगे बच्चे, और फिर उसी में से वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे
और फिर ये अपने ही तत्वों को न्यायपालिका में, जुडिशरी में घुसाए हुए। ये भारत की गर्दन को दबाना चाहते हैं चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर। इतने खतरनाक हैं ये वाम दल वाले। लेकिन यही चीज अब बताने चलिए तो फिर वही मानसिकता हिंदू सनातन में कि नहीं भाई, इस देश के लिए वाम दल खतरनाक नहीं है, मुसलमान खतरनाक है। और इस्लाम आस्था में जाइए कि भाई नहीं, वाम दल बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, ये वाम दल खतरनाक नहीं है, आरएसएस बीजेपी खतरनाक है। तो इस तरह की मानसिकता को बगैर ध्वस्त किए देश के दुश्मनों की पहचान जो है बहुत मुश्किल है। तो भारतीय जनता दल उसी मुश्किल को आसान करने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल लाने के साथ साथ देश के दुश्मनों की पहचान करें कि जिसने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, जिसने इस भारत देश के साथ दुश्मनी की है और कर रहा है, वह इस देश का गद्दार है, वह इस देश का शत्रु है। इस परिप्रेक्ष्य में उसको जानने की जरूरत है। और ये इतना ही नहीं, इन देश के दुश्मनों को भारतीय भाई बहनों माने हमारे यानी भारतीय भाई बहनों के मतदाता गण का एक तबका अभी भी इनको वोट दे रहा है। अब इस विषय पर यदि गंभीरता से आप सोचेंगे, केरल के लोग जो कि कहते हैं कि हम बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानवान हैं और हमसे बढ़ के ज्ञानवान भारत में कोई नहीं है, वो केरल के लोग देश के दुश्मनों को ही चुन के वो सदन में भेजते हैं, या तो वाम दलों को या तो जीएनपीसी को। 2019 का चुना हुआ था, 20 में से 18 सांसद जो है चुन के आए थे केरल से। भारतीय आवाम ताकत दल बहुत नम्रता से हमारे केरल के भारतीय भाई बहनों से पूछना चाहता है कि क्या आपके शिक्षित होने का, आपके इतने बड़े ज्ञान होने का यही नतीजा है कि आप देश के दुश्मनों को चुन करके यानी उसको आप ताकत दें और सदन में या हाउस में भेजें। अब कुछ इसी तरह की व्यथा कथा हमारे पंजाब से, इसी जेएनपीसी ने 1984 में सरेआम हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टैडलर और सज्जन कुमार के द्वारा। और उसी में यह भी था कमलनाथ, जिस पर भी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसी जेएनपीसी को वोट कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वो मुख्यमंत्री बनता चला जा रहा है। ये व्यथा कथा देखिए। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए और देश और माने भारत माता की बल वेदी पर प्राणों की आहुति देने में सबसे बड़े प्रतिमान हैं, सबसे बड़े आदर्श हैं और सबसे बड़ी वो प्रतिमूर्ति हैं, हमारे आपके दिलों में बसे हुए हैं। उस और खास करके पश्चिम बंगाल में तो बहुत आदर है उनका, विशेष करके। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में जो वाम दल हमारे इन्हीं आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा गाली देता रहा, अपमानित करता रहा, वो वाम दलों को पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहनों ने 38 साल तक सत्ता में बिठाया। ये सवाल पश्चिम बंगाल को ही नहीं, पूरे देश के सामने मुंह बाकर पूछ रहा है, क्यों? ये करणी सेना अपने को कहती है कि एक महज वो पद्मावत या पद्मावती के नाम पर अपनी आन बान शान को दिखा रही थी। उसने इस गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी को
विधानसभा जो 2018 में हुआ था, उसमें इसने समर्थन किया था। और इसकी आन बान शान को क्या हो गया था जब एक गद्दार गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज को समर्थन देकर के गहलोत की सरकार बनवाई। सरकार यहाँ भी बन गई थी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में तो चली रही है। तो कोई भी ध्यान से यानी देश की व्यथा कथा के विषय में चिंतित होगा तो इस तरह की समस्याएं मिलेंगी। तो बहुत जरूरी है, देखिए, हमारे अवाम की खिदमत क्या करना है, उनको किस तरह की इज्जत बख्शनी है भारतीय नागरिक के रूप में, इसके विषय में भारतीय जनता दल बराबर सचेत है। इस पर कई रूपों में वे प्रकाश डाला है कि जो खिदमत करनी है वह सख्ती, अनुशासन, नियम पालन और शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, प्रभावशाली, ये प्रेरणा मिलती है जो मॉडल प्रस्तुत किया हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो बोले थे शक्ति, वैसे उन्होंने कहा था, तानाशाही की बात कही थी। तानाशाही उतना मुमकिन नहीं है, लेकिन शक्ति अनुशासन तो बिल्कुल मुमकिन है और जरूरी भी है। तो ये मॉडल, ये शैली उन्होंने प्रस्तुत की थी और इसी तरह की शैली हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब ने भी प्रस्तुत की थी। तो शक्ति, अनुशासन, नियम पालन और शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष और प्रभावशाली, जो कि बारी और बराबरी के सिद्धांत पर सेवा देगा और मौके पर न्याय और उनको भारतीय नागरिक के रूप में सेवा और उनको इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान बख्शेगा। ये उसका सिद्धांत है और इस पर 100% वो जो है इसके प्रति वो स्पष्ट भी है और कृत संकल्प भी है। ये तो है अपने अवाम के लिए, लेकिन इसके पहले हमारे मुल्क का माहौल शुद्ध हो, देश के दुश्मन को हमारे लोग पहचाने और उसको ठिकाने लगाएं, तब जाकर के ये माहौल शुद्ध होगा और भारतीयता का माहौल आएगा। भारतीयता के माहौल में 2-3 चीजें बहुत बड़ी बाधक हैं। जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो ये भरा जा रहा है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में ये मुसलमान है। और यूट्यूब पर एक गैंग वो खड़ा हो गया है। वो दिन रात जो है इस्लाम के खिलाफ फलाने के, इस्लाम ईरान में ये कर रहा है, रोहिंग्या में ये कर रहा है, ये वो शुरू किया है। वो शायद इस बात को भूल जा रहा है कि भाई हिंदू सनातन के बाद दूसरी बड़ी आबादी वाला तबका हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज ही है। उसके साथ ऐसा व्यवहार करके क्या भारतीय समाज को स्थिर रखा जा सकता है? तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की उस चेतावनी को हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई कि हमको कोई ऐसा काम वो नहीं करना है जिससे कि हमारा ये समाज, भारतीय समाज अस्थिर रहे। अस्थिर समाज पर कुछ भी काम नहीं करता है, न तो विकास काम करता है, न तो हाईवे काम करेगा, न तो एक्सप्रेसवे काम करेगा, न तो कॉरिडोर काम करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। और यही बेवकूफ वो मोदी की समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो गैंग जो खड़ा किया है जेएनपीसी ने, बीजेपी की खोल ओढ़ करके वो गैंग जो है वास्तव में जेएनपीसी ने खड़ा किया है, लेकिन वो मुखौटा ओढ़े हुए है बीजेपी का। और हर वक्त जो है इस्लाम आस्था के खिलाफ और वो नाम लेता है अखंड हिंद। तो ये सारे इस तरह के गिरोहों की पहचान होनी चाहिए कि ये देश के दुश्मन हैं, भारतीय समाज के दुश्मन हैं
और वो ये उसी तरह जो दुश्मन है जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस, या जिसको आप भूल से कांग्रेस कहते हैं, ये वाम दल इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।